नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये NCERT बुक से आपका क्लास 11th का समांतर श्रेणी वाला चैप्टर करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 9 है। इसकी हमने एक एक्सरसाइज आपको अपलोड कर रखी है और ये 9.2 के भी हमने 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक हमने अपलोड कर रखे हैं। तो ये 10th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.2 है और ये 10वां क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करो। देखिए मान लेते हैं पहले ऐसे क्वेश्चन में कि श्रेणी का प्रथम पद है a तथा सार्वंतर है d, तो p पदों का योगफल होता है आपका SP इक्वल p/2 और ये 2a प्लस p-1 इंटू डी। तो q पदों का योगफल हो जाएगा, यहाँ पर p के प्लेस पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो ये q पदों का योगफल हो गया। प्रश्नानुसार क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी कि p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है। तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया, कोई रिलेशन निकल जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2AP और p इंटू p-1d हो जाएगा। यहाँ पर 2AQ और q इंटू q-1 इंटू डी। a वाले पद हम एक तरफ कर लें और d वाले एक तरफ कर देते हैं। तो ये a वाले इधर को आ जाएंगे, 2AP माइनस 2AQ इक्वल q-1 इंटू डी ये वाला पद है और ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए इन दोनों में 2a कॉमन आ जाएगा, p माइनस q बचेगा इक्वल इनकी गुणा कर लें अंदर q² माइनस q और ये d हमने कॉमन ले लेंगे, पूरे दोनों में ही d है। इसकी गुणा करेंगे माइनस p² और माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p माइनस q जैसा कि इधर बना है तो मैं इधर भी ऐसा बना लेता हूँ। p माइनस q हमने अलग कर दिया, माइनस p² है और ये प्लस का q² है। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो p² माइनस q² बचेगा। अब देखिए इसके हम गुणनखंड कर दें, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, a माइनस b a प्लस b। अब इन दोनों में देखिए p माइनस q कॉमन आएगा, तो यहाँ से p माइनस q कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचेगा 1 माइनस p प्लस q बचेगा और बाहर ब्रैकेट के ये d हो गया। अब देखिए इसे आपने ऐसे, ये जो p माइनस q है दोनों तरफ देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब 2a की वैल्यू ये आ गई 1 माइनस p प्लस q और ये d। अब देखिए p प्लस q पहले बनाना हो तो माइनस कॉमन ले लें हम, तो ये बन जाएगा p प्लस q और ये माइनस का 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हमें करना क्या था, p प्लस q पदों का योगफल निकालना है। तो p प्लस q पदों के योगफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, n पदों के योगफल का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखेंगे आप, p प्लस q। तो p प्लस q/2 और 2a प्लस p प्लस q-1 और इंटू डी। भाई आपका SN इक्वल फॉर्मूला या SP वगैरह अभी हमने पीछे लिखा है, ये आपका फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम n के प्लेस पर क्या रख दिया हमने, p प्लस q रख दिया है सभी जगह। अब यहाँ पर अभी हमने समीकरण 1 में निकाला है 2a की वैल्यू इतनी माइनस और p प्लस q-1 इंटू डी। तो हमने यहाँ पर 2a का मान रख दिया है समीकरण नंबर 1 से। तो ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कितना बचा 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आपका प्रूफ हो गया है। 11th क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योगफल क्रमशः a b तथा c हो तो सिद्ध करो कि। अब देखिए यहाँ पर p पदों का योगफल क्या दे रखा है a, q पदों का योगफल क्या है v और r पदों का योगफल है c। हमने ये सिद्ध करने के लिए पहले श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर मान लें। माना श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर कैपिटल D है। यहाँ पर कैपिटल A ले लिया है प्रथम पद, क्यों, यहाँ पर योगफल में स्मॉल a आ रहा है, तो हमने अपनी तरफ से क्या ले लिया है, कैपिटल A। या A1 ले लें तो सार्वंतर कैपिटल D ले लिया है।
पी पदों का योगफल का फॉर्मूला बन गया एस पी इक्वल पी अपॉन 2 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये पी पदों का योगफल क्या दिया है उन्होंने, ए। पी पदों का, प्रथम पी पदों का योगफल है ए, तो मैंने इसकी जगह ए रख दिया और ये एस पी यानी कि पी पदों का योगफल यहाँ पर वैल्यू रख दी और ये ए है। अब देखिए पी को इसके बटे में ले जाएं, ए अपॉन पी बन जाएगा। क्यों बना रहे हैं, जैसा सिद्ध करना है वैसा हमें पहले बना लेना चाहिए। तो मैंने पी को इधर कर दिया है तो ए अपॉन पी हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, हाफ और इंटू ये तो ब्रैकेट में है ही। तो आपका ये हाफ से इधर अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा। हाफ से इसे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, नहीं डी अपॉन 2 लिख दिया, समीकरण नंबर 1 हो गई। तो ए अपॉन पी इक्वल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब जैसे पी पदों का योगफल निकाला है वैसे ही क्या कह देंगे, क्यू पदों का योगफल इनकी एस क्यू, और इसी तरीके से आर पदों का योगफल। तो हम बिल्कुल सेम काम होना है, तो इसलिए ऐसे केस में आप लिख दें इसी प्रकार, भाई ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी अपॉन क्यू इक्वल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। कैपिटल ए और डी तो वही रहेगा, बस ये बदल गए, क्या पी पदों की बजाय क्यू पद हो गए और ए जो योगफल था उसकी बजाय बी हो गया, तो एक समीकरण ये होगा। इसी तरीके से सी हो जाएगा योगफल, भाई आर पदों का योगफल क्या है आपका, सी है, तो यहाँ पर सी अपॉन आर ये हो गया। तो समीकरण कितनी बन गई आपकी, 1 2 3 हो गई। इन तीनों समीकरणों को हम देख रहे हैं कि ये जोड़ना है, लेकिन इनके साथ गुणा में भी कुछ है, तो हम सीधा लिखेंगे कि समीकरण 1 को तो क्यू माइनस आर से गुणा कर दें और बी अपॉन क्यू वाली यानी कि समीकरण 2 को किससे, आर माइनस पी से गुणा कर दें, और सी अपॉन आर वाली जो समीकरण है उसे किससे, पी माइनस क्यू से गुणा कर दें। तो हम एक एक करके इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं कि ये गुणा कर रहे हैं हम। समीकरण 1 2 व 3 को क्रमशः क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू से गुणा करने पर, तो ये बनेगा ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बाकी इधर गुणा हो जाएंगी। कैसे भाई, ये इसमें क्या है, ए के साथ भी गुणा होगी क्यू माइनस आर की और इसके साथ भी होगी, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर देखिए गुणा कर दिया है। ए के साथ आ गया ये क्यू माइनस आर और पी माइनस 1 के साथ भी आ जाएगा क्यू माइनस आर और ये पी माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2। इसी तरीके से दूसरी समीकरण को हमें करना है गुणा किससे, आर माइनस पी से, तो वो आर माइनस पी आ जाएगा सभी जगह। तो इस तरीके से हमें इनमें गुणा करनी है। तो ये बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, ए आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी और क्यू माइनस 1 डी अपॉन 2। तीसरी वाली समीकरण को हमें पी माइनस क्यू से गुणा करना था, तो पी माइनस क्यू आ जाएगा सभी जगह। बस इन दोनों तीनों को जोड़ना है, क्योंकि इधर वाली साइड तो अपने आप बनी जाएगी। तो तीनों समीकरण जोड़ने पर, अब इधर का कैसे जोड़ेंगे आप, तो देखिए ये तीनों में ए कॉमन है, तो ए कॉमन वाले अलग जुड़ गए और इधर इन तीनों में क्या है, डी अपॉन 2 कॉमन है, तो डी अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया और ये यहाँ पर जैसे प्लस लगा दें और ये डी अपॉन 2 वाले पद सब जुड़ गए। तो पहला पद है क्यू माइनस आर पी माइनस 1 और ये है आर माइनस पी क्यू माइनस 1 जोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से देखें, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल होगा, माइनस आर प्लस आर से कैंसिल होगा, माइनस पी प्लस क्यू से कैंसिल होगा, तो ये तो रह जाएगा 0। अब डी अपॉन 2 वाली ये ब्रैकेट खोल देंगे, क्यू पी माइनस क्यू आर पी माइनस का और प्लस का आर, तो तीन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सब कैंसिल होने हैं। जैसे क्यू पी प्लस का है क्यू पी, अब देखिए पी क्यू माइनस का हो गया, क्यू पी या पी क्यू की बात है, आर पी या माइनस क्यू प्लस है, ये माइनस क्यू है, तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू भी है, यानी कि आर पी माइनस है तो पी आर है, यहाँ पर प्लस है, तो सभी आपके ये कैंसिल इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, ये भी 0 बचेगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 0। तो आपका ये आराम से सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 11। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पर। किसी समांतर श्रेणी के m पदों तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m² अनुपात n² है, तो दर्शाइए कि m में
तथा nवें पदों का अनुपात इतना होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, पहली वीडियो आप देख लें। अब इसमें मान लें वही माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है। अब देखिए m पदों का योगफल निकाल लो पहले n पदों का, और उनका अनुपात इसके बराबर रख देंगे। अनुपात का मतलब भाग करके इसके बराबर रख देंगे। तो मैंने Sm निकाल लिया, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, Sn निकाल दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिया है क्या, इन दोनों का अनुपात Sm/Sn इक्वल टू m²/n²। Sm और Sn के मान रख दिए। तो ध्यान से देखें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर m² है इधर m है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर n है और इधर n² है, एक पावर कैंसिल हो गई। तो क्या बचेगा m/n, और ये यहाँ पर बच गया। अब मुझे यहाँ पर करना है nवां पद और mवां पद। तो देखिए mवां पद लिखें या nवां पद लिखें, किसी में भी a होता है। क्या होता है, a। जैसे आपको mवां पद लिखना है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि यहाँ पर तो सही है ये लिखा है, लेकिन यहाँ पर a अकेला होना चाहिए, यहाँ पर a अकेला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लें। तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा a, इसमें कॉमन नहीं है तो इसके भाग हो जाएगी 2 से। इसी तरीके से अपॉन में भी 2 कॉमन ले लो तो ये a रह जाएगा, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचा रिलेशन। अब अभी मैंने जैसा कि बताया कि mवां पद में क्या होता है, यहाँ पर m माइनस 1 होता है और ये a होता है, तो a तो सही है और ये क्या है m माइनस 1 होना चाहिए था। तो मैंने इसको mवें पद के लिए क्या कर दिया, इसे m माइनस 1 रख दिया है। अब चूंकि क्वेश्चन ऐसा है कि इधर भी m पद है और इधर भी m दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, आप इन दोनों को m को कैंसिल नहीं करेंगे, इन्हें अलग अलग ही समझेंगे। जैसे अपने दिमाग में समझें कि ये कैपिटल M है और ये क्या है, स्मॉल m है। अब इसे 2 से अंदर ये तिरछी गुणा कर दें तो ये क्या बनेगा, 2m, और 2 माइनस 2 तो -2। तो मैंने अभी बताया कि इन दोनों को अलग अलग ही समझें। अब -1 को इधर ले जाएंगे, जब -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, +1। तो -2 और +1 क्या बन जाएगा आपका, -1। तो स्मॉल m की वैल्यू आपकी निकल गई है ये 2m-1, यानी कि इस स्मॉल m की वैल्यू आपकी ये रखनी है हमें। इसी तरीके से nवें पद के लिए तो इसे क्या रखेंगे, n-1। इसी तरीके से 2 से गुणा कर दें तो 2n और -2, अब 1 इधर जाएगा ना तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो -2 में प्लस होगा तो -1 बचेगा। तो आपका n की वैल्यू आ गई आपकी ये, और m की वैल्यू आ चुकी है ये। तो इन दोनों की वैल्यू m और n की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, समीकरण 1 में। तो आपका ये तो m-1 बनेगा ही, क्योंकि इसकी प्लेस पर तो m-1 आना है पूरा, और इसके प्लेस पर क्या आना है, n-1, और इसके m और n की वैल्यू रखनी है। तो m और n की वैल्यू आपकी ये है ही, m के प्लेस पर ये, तो यहाँ पर रख दें आप। तो आपको यहाँ पर केवल मान रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर रख दिया है, जैसे कि ये है समीकरण 1 में m तथा n के मान रखने पर। तो a प्लस m-1 इंटू डी और अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 12th हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 13th क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 5n है तथा इसका mवां पद 164 है, तो m का मान ज्ञात करो। कोई बात नहीं, हमें n पदों के योगफल पर देखना है क्या दे रखा है, और m पदों का योग, mवां पद ये है 164। तो पहले तो जो n पदों का योगफल है इससे हम श्रेणी बनाने की कोशिश करेंगे, या प्रथम पद और सार्वधातुक कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, n पदों का योगफल है तो Sn है यहाँ पर, अब n इक्वल टू 1 रख दूं तो एक पद का योगफल हो जाएगा, तो 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, तो 8 आ गया। अब देखिए एक पद का योगफल का मतलब क्या है, पहला पद तो एक पद। अब 2 पदों का योग निकालिए, n की जगह 2 रख दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 22 आपका। अब 3 रख दीजिए, 3 तिया 9,
9 तिया 27 हो जाएगा, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, हो गया 42। अब मैंने अभी बताया कि प्रथम पद क्या होता है, एक पद का योग ही होगा। भाई कोई श्रेणी है आपके पास, हम कह रहे हैं ये है जैसे कि, तो एक पद का योग क्या होगा, पहला पद। अब पहला पद हमारा हो गया, दो पदों का योग क्या होगा, ध्यान से देखें, दो पदों के योग में से, अगर दो पदों के योग में से आप एक पद का योग घटा दें तो देखिए ये क्या बचेगा, 3, यानी कि दूसरा पद बचेगा। तो दूसरा पद हमेशा ऐसे याद कर लें कि दो पदों के योगफल में से एक पद का योग काट दें, तो ये आपका 22 - 8 बराबर 14 आ गया, क्योंकि S2 है 22 और S1 है 8। तो आपका दूसरा पद भी निकल गया। अगर आपको ऐसे ही तीसरा पद निकालना होता, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी यहां पर देख लें, A3 कैसे निकलता, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देते। भाई आपको 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योग काट देंगे तो तीसरा पद आपका आ जाएगा। तो ये यहां पर तीसरा पद ऐसे निकल जाएगा, S3 - S2, 42 में ये आ गया 20। तो श्रेणी बनकर तैयार हो गई आपकी 8, 14, 20 डैश डैश। हमें तो क्या चाहिए था, पहला पद 8 हो गया। अब सार्वांतर कैसे, 14 - 8 घटा दें तो 6 हो गया। हमारे पास ए और डी पता चल गए। अब एम पद क्या है, 164। तो अब एम पद का फॉर्मूला लगाएंगे आप, AM = A + M - 1 इंटू डी। तो AM की जगह 164 रख दें, A की जगह 8 रख दें, D की जगह आपको 6 रख दें। तो इसे आपको सॉल्व करना है, आप इसे 6 से गुणा कर देंगे, 6M - 6। अब 6M ये आ गया, 8 - 6 2 बचेगा, 2 इधर को ले जाएंगे, 164 का 162, अब 6 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया 27। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 13। 14th क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 14th क्वेश्चन में है 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। मतलब 8 और 26 के बीच में हमें 5 संख्याएं रखनी है और पूरी श्रेणी बननी चाहिए समांतर। तो चलिए हमने मान ली, माना 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं A1, A2, A3, A4, A5 हैं। तो देखिए इनके बीच में रख दें आप, 8 और 26 के बीच में ये संख्याएं रख दी मैंने, A1, A2, A3। अब देखिए पहला पद तो इस श्रेणी का ये हो गया 8, और वो अंतिम पद क्या हो गया 26, क्योंकि ये इतनी बड़ी श्रेणी है। अब L हो गया 26। अब पदों की संख्या क्या हो गई, 2 तो पहले से ही थे और 5 और रख दिए। भाई 2 के बीच में 5 रख दोगे तो 2 और 5 7 हो जाएंगे। तो पदों की संख्या क्या हो गई 7। अब इसमें D पता नहीं चला है कहीं भी, तो पहले हम अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दें, L = A + N - 1 इंटू डी। L का मान रख दो, A का रख दो, और क्या है N का भी रख दें। तो ये बचा 6D, और 8 इधर घटा दें तो 26 - 8 क्या बचा 18, और ये 6D। तो D = हो गया 18 ये 6, तो 6 तिया 18। तो D का मान निकल गया आपके पास। जब D निकल गया है तो ये जो संख्या होगी A1, ये क्या होगी इस श्रेणी के लिए दूसरी संख्या। भाई इस श्रेणी की प्रथम संख्या तो ये है A, दूसरी संख्या क्या होती है आपको पता ही है, दूसरा पद A + D, तीसरा पद होगा ये A2, तो A + 2D, ऐसे A + 3D, A + 4D। तो जो हमें पहली संख्या दिख रही है वास्तव में A1 दिख रही है, वो वास्तव में दूसरा पद है। तो A1 बराबर होगा A + D हमेशा। 8 + 3 11 हो गया। A2 क्या होगा A + 2D, तो 8 + 2 इंटू 3, तो ये 2 3 जा 6 और 14 हो गया। इस तरीके से A3 निकल गया, A4 और A5 भी निकल गया। तो आपकी 5 संख्याएं आपकी ये आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14th। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ये 15th। यदि a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n - 1 + b⁴n - 1, कॉमा a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात करो। मतलब ये जो है आपको ये दे रखा है पद, a तथा b का क्या है समांतर माध्य कह रहा है। तो a तथा b का ये समांतर माध्य है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। चलिए दिया है कि a तथा b का समांतर माध्य ये है, लेकिन
ऐसा होता नहीं है, हम जानते हैं वो लिखेंगे अपना, जबकि ए तथा बी का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बटे 2। अब प्रश्न में कहा है कि ए और बी का समांतर माध्य ये है और हम जानते हैं ये, तो इन दोनों को बराबर रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये भी समांतर माध्य उन्हीं का है और ये भी उन्हीं का है, तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। अब इसे सॉल्व करके हमें n निकालना है। कैसे सॉल्व होगा, तिरछी गुणा करें, 2 से इधर गुणा हो जाएगी, 2 से इसकी और इसकी हो गई। अब इन दोनों ब्रैकेट की गुणा होगी इधर, तो देखिए इधर गुणा करते हैं हम ध्यानपूर्वक। ए की गुणा करें पहले इससे, तो ए इंटू ए की पावर n-1, ए की इससे भी कर दें, बी की इससे करें, बी की इससे भी कर दी। अब ध्यान से देखें, जब दो राशियां एक जैसी गुणा में होती हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की घात क्या मानोगे यहाँ 1 और ये n-1, तो n-1 को 1 में जोड़ेंगे तो n बचेगा, तो a की पावर n बच गया। ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से b की पावर 1 मानो इसे, और n-1 दोनों जोड़ोगे तो n हो जाएगा। तो ये क्योंकि 1 प्लस n-1 घातें जुड़ गई तो n हो जाएगा, तो ये आ गया b की पावर n। अब देखिए 2a की पावर n इधर भी था और b की पावर n भी था, तो ये दोनों पद हमने क्या इधर बाईं तरफ को ले गए हैं, तो ये यहाँ पर घट जाएंगे और ये दोनों ऐसे ही रहने दें। तो देखिए 2 में से 1 घट गया, 1 बचा a की पावर n, 2 में से ये भी 1 घट गया, b की पावर n बच गए। अब क्या करना है, इन दोनों पदों में से एक पद इधर ले जाएंगे और इन दोनों में से एक इधर ले जाएंगे, कोई सा भी कहीं ले जा सकते हैं। तो मैंने a की पावर n और ये हम इधर को ले आए हैं और ये b की पावर n इधर को ले गए, ये ऐसे ही रहने दिया है। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे a की पावर n-1 कॉमन है, a की पावर इन दोनों में n-1 कॉमन लेंगे तो ये क्या है, n है। अब a की पावर n-1 जब इसमें से निकाल लेंगे, n में से n-1 आप निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, n और ये +1 तो 1 बचेगा। भाई ऐसे समझ लो 5 में से 4 निकालते तो 5 में से 4 का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 - 1, तो 5 में से 5 - 1 हटाओगे तो 1 बचेगा। तो चलिए ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 1, a की पावर 1 और ये पूरा ही कॉमन आ चुका है तो v बचेगा। इसी तरीके से b की पावर n-1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये a बचेगा और यहाँ b बचेगा। अब ये दोनों देखो सेम है, चलिए कैंसिल कर दिए, तो ये बचा आपका a की पावर n-1 इक्वल b की पावर n-1। अब इन दोनों को बटे में कर दें तो ये इसके बटे में आ जाएगा, इधर बचेगा आपका 1। इसको होल पावर ऐसे लिख दें, a/b की होल पावर n-1, क्यों, इसकी भी पावर वही है इसकी भी, तो हमने होल पावर में बना दिया इसे। अब a/b है इधर, अब इधर भी a/b होता तो हम दोनों घातों की तुलना कर देते। तो देखो किसी वास्तविक संख्या की जो घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो x की पावर 0 1, तो मैंने x की बजाय क्या लिख दिया, a/b लिख दिया, a/b की होल पावर 0, इसका मान होगा 1। अब ध्यान से देखें दोनों तरफ आधार समान हो गए हैं तो घातें भी समान होंगी, तो मैंने घातें समान कर दी, n-1 को इक्वल क्या लिख दिया 0, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, तो ये आंसर हो गया आपका इस तरीके से। तो 16 क्वेश्चन, m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात करो। तो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे अभी हमने 5 संख्याएं रखी थी। देखिए 8 और 26 के बीच कैसी रखी थी, 5 संख्याएं, बिल्कुल a1 a2 a3। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब रखने हैं हमें कितने m संख्याएं, तो चलिए रखते हैं। मान लें 1 तथा 31 के बीच m संख्याएं a1 a2 a3 am हैं, तो मैंने यहाँ पर रख दी 1 और 31 के बीच में। अब ये समांतर श्रेणी हो गई प्रश्नानुसार। पहला पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 31। पदों की संख्या कैसे बनेगी, पहले 2 पद तो थे ही, उसमें m और रख दिए, 2 में m और रख दोगे तो m+2 हो जाएगा, तो पदों की संख्या भी आपकी पता चल गई m+2। d नहीं है तो हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा के हमेशा d निकालते हैं, तो l = a + n-1 × d। l का मान 31 रख दिया, a का मान 1 रख दिया, n की जगह रख दें m+2 और ये -1 और d।
अब देखिए एक इधर चला जाएगा तो 31 में से एक घट जाएगा तो 30 बचेगा। अब ये m+2 - 1 है तो m+1 बचेगा। अब ये d निकालना हमें तो m/m+n किसके 30 के बटे में आ जाएगा तो आपका d निकल गया 30/m+1। अब सातवीं संख्या आपको निकालनी है तो सातवीं संख्या क्या होगी a7 a+7d होगी। तो a की वैल्यू रख दिया आपने 1 और 7 और d का मान रख दिया। इसका हमने एलसीएम ले लिया m+1 की 1 से गुणा हो गई और 7 × 21 210 हो गया। तो आपका a7 आ गया m+211 210 और 1 211 बटे m+1। तो सातवीं संख्या आ गई। अब मुझे m-1वीं संख्या और निकालनी है तो am-1 a+m-1 इंटू d। अब ये m-1 ऐसे रहने दिया, d का मान रखा, इन दोनों का फिर एलसीएम लिया m+1 तो यहाँ 1 से गुणा हो गई m+1 प्लस 30 की इससे गुणा होनी है तो 30m - 30। अब देखिए m और 30m तो 31m हो गए, -30 और प्लस का 1 -29 हो गए। तो आपको am-1 भी निकल गई, यानी m-1वीं संख्या भी निकल गई। दिया क्या है, दोनों का अनुपात सातवीं और इन दोनों संख्याओं का अनुपात 5 और 9 है, 5/9 रख देंगे। तो a7/am-1 क्या रख दिया 5/9। a7 का मान रखो और इसका भी रखो। तो देखिए दोनों के जब आप मान रखेंगे तो इन दोनों में कहाँ ये a7 ये है और आपका am-1 ये है। जब इसके बटे में ये रखोगे तो ये वाला पद तो आपका कट जाएगा तो m+211 बचा और बटे में ये 31m- ये। आप इन दोनों को इसके बटे में ये लिख करके आराम से कैंसिल कर लें, या हमें दिख ही रहा है तो वैसे कर लें। तो अब हम क्या करेंगे, अब तिरछी गुणा करनी है हमें, तो हमने तिरछी गुणा कर दी। देखो 5 की इससे कर दी तो 5 × 5 5 × 15m, 5 की इससे भी कर दी। अब ऐसे ही 9 से इधर कर दें, गुणा हो गई। अब m वाले पद एक तरफ कर लें और ये अंक एक तरफ ले गए तो 146 बचा ये और 2044। अब m निकालना है तो 146 इसके बटे में ले जाएंगे। अब आप इसे आराम से किसी तरीके से भाग कर लेंगे लिखकर, तो m का मान क्या आ गया आपका 14 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 16। तो ये अब अगला आएगा 17। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ता है तो 30वीं किस्त की राशि बताइए। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, प्रथम किस्त 100 रुपए, दूसरी कितनी हो गई 5 रुपए बढ़ा दें 105, तीसरी कितनी हो गई 5 और बढ़ा दें इसमें 110। तो श्रेणी बन गई 100, 105, 110 श्रेणी हो गई। ए हो गया हमारा, डी इन दोनों को घटा दें तो 5 हो गया और 30वीं किस्त है तो एन बराबर क्या हो गया 30। सीधा फॉर्मूला लगा दें 30वीं किस्त यानी एनवा पद, तो ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी। तो 30वीं किस्त निकाली है, एन की जगह 30 रख दें। ए 30, अब 30 - 1 क्या हो गया 29। ए का मान 100 है और डी का मान 5 है, 100 हो गया, ये 145 तो 245 आपकी 30वीं किस्त हो गई। 18वां क्या है, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5 डिग्री है, यानी कि दो क्रमागत कोणों का अंतर। अब देखिए क्रमागत पद जो होते हैं, क्रमागत पदों का अंतर को सार्वांतर बोलते हैं, तो ये एक तरीके से सार्वांतर हो गया। यदि सबसे छोटा कोण मतलब प्रथम पद 120 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटा कोण को तो हम ए लिख लेंगे और वो अंतर है तो डी लिख लेंगे। बहुभुज की भुजाएं मान लें आप, माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, तो ये हमने क्या कर लिया मान लिया। तो a हो गया, d हो गया और भुजाओं की संख्या हमने मान ली है। तो अब आगे करते हैं कैसे, भाई a हो गया, d हो गया, भुजाओं की संख्या n है, कोणों का योगफल निकाल दें। अब आप Sn = n/2 2a प्लस ये फॉर्मूला लगा दिया। n a की जगह क्या रखेंगे आप 120 और d की जगह 5, तो आपने ये योगफल इस तरीके से निकल गया है। तो अब देखिए यहाँ तो ये Sn निकल गया अभी, अब n तो निकल ही नहीं पाया अभी। अब हम जानते हैं, ये आप याद रख लें, हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है,
हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग हमेशा ये होता है n-2 गुणा 180। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो हमेशा ये फिक्स फॉर्मूला है, कोई सा भी हो चतुर्भुज हो त्रिभुज हो। जैसे त्रिभुज होता तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हम जानते हैं 180। इस फॉर्मूले से चेक करें। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 - 2 क्या होगा? 1। अब 1 गुणा 180 180 हो गया। चतुर्भुज होता तो 4 रखते यहाँ पर, तो 4 - 2 2 बचता। 2 गुणा 180 360 होता। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अंतर का क्या होता है? अंतः कोणों का 360 होता है। तो ये n भुजाओं के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लेंगे तो योगफल हो गया। लेकिन हमने फॉर्मूले से निकाला योगफल तो ये था। अब ये दोनों योगफल तो बराबर होंगे, तो इस योगफल को इसके बराबर रख दें। दोनों बराबर रख दिया हमने। अब बस सॉल्व करना है। 2 से इधर तिरछी गुणा कर लें तो 180 से 360 हो जाएगा। और ये n, अब n से अंदर गुणा करें 5n² और 235n। 360 से भी अंदर गुणा करें 360n - 72 36 दूनी 72 तो 720। अब 5n² 235n, ये सब इधर को लाएं दोनों पद तो -360 हो जाएगा। ये प्लस का हो गया 720। अब इसमें 5n² 235 में से इसे घटाइए -125 720। इन सभी में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, n² बचा। 25 × 5 = 125 25 बचा। 5 से इसे काटेंगे 144 आएगा। 5 तो 0 के बटे में चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो n² और -25n और 144 144 के गुणनखंड करेंगे आप, जो कि इनका योगफल क्या आना चाहिए? 25 तो 16 n 144 तो 16 + 9 हो गए आपके। ब्रैकेट खोल दें। -16n माइनस के 9n, इन दोनों में n कॉमन ले लें तो n - 16। इन दोनों में 9 कॉमन ले लें तो n और ये माइनस हो जाएगा 16। n - 16 दोनों में कॉमन आ गया तो ये हो गया। तो n के 2 आंसर आ चुके हैं, 16 और 9। अब देखना हमें यह है कि कौन सा सही है। चलिए पहले हम n = 16 ले रहे हैं तो 16वां एंगल निकालेंगे, यानी कि 16वां पद। तो 16वां पद हो गया a + 15d। तो a का मान 120 और d का मान 5 तो 15 × 5 = 75। अब देखिए 75 और 120 बना 195 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज का, यानी कि त्रिभुज चतुर्भुज कोई भी हो, पंचभुज, कभी भी कोण 180 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 180 कोण क्या होता है? वही रेखा हो जाती है सीधी, तो कोण तो बनने वाला ही नहीं है। तो ये 195 180 से बड़ा है, तो ये इसका मतलब बहुभुज की संख्या, मतलब भुजाओं की संख्या 16 नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बहुभुज का कोण 180 से बड़ा नहीं होता है, अतः n 16 नहीं होगा, यानी कि भुजाओं की संख्या 16 नहीं होगी। अब 9 होगी, फिर भी चेक कर दें। n = 9 है तो मान लो 9वां कोण, यानी कि a9 a + 8d। a का मान रख दिया मैंने 120 और d 8 × 5 = 40 120 और 40 160। ये करेक्ट है क्योंकि ये 180 से छोटा है। तो कितनी भुजाओं की संख्या हो गई आपकी? ये भुजाओं की संख्या हो गई 9। तो आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।